नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHI 144 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा कथाएं और चरित्र। चैप्टर से जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न भी यही बनेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में कथाओं और चरित्र का क्या योगदान है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ कई बार टिप्पणी में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हर्ष चरित्र, बुद्ध चरित्र या रामचरित्र। इन तीनों में से कोई भी कई बार इसमें टिप्पणी में पूछ लेता है कि हर्ष चरित्र पर टिप्पणी कीजिए या बुद्ध चरित्र पर टिप्पणी कीजिए या रामचरित्र पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर ये बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। शुरुआत होती है काव्य साहित्य से कि काव्य साहित्य क्या है और इसमें किन किन लेखकों का योगदान था। तो देखो भाई, जब भी कोई भाषा फलेगी फूलेगी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा उस भाषा में लेखन कला का विकास, क्योंकि जिस भाषा में लेखन कला का विकास ही नहीं हो पाएगा वो भाषा कभी समृद्ध हो ही नहीं पाएगी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि संस्कृत उस समय की सबसे फली फूली भाषा थी और ज़्यादातर जो साहित्य हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। ऐसे में धीरे धीरे संस्कृत एक उच्च वर्ग की भाषा बनती गई। तो जब हम धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों की बात करते हैं प्राचीन इतिहास में, प्रारंभिक इतिहास में, तो हमने देखा अब तक जो पढ़ा भी है हमने कि वैदिक साहित्यों की रचना भी हो चुकी है। इसके साथ साथ आगे चलकर जो शैक्षणिक परंपरा आई जिसमें बौद्ध और जैन ग्रंथ के जो बड़े पैमाने पर ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया, वो किस प्रकार से सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे काव्य साहित्य हैं, जो चरित्र साहित्य हैं, जो कथाएं हैं, वो किस प्रकार से ना सिर्फ दरबारी संस्कृति के बारे में बताने जा रही हैं बल्कि साथ साथ उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में वो कैसे बताएंगी। तो इससे पहले ये सारी चीज़ शुरू करें, यहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े सम्मानित लेखकों का नाम यहाँ पर दिया है जिन्होंने बहुत सारे काव्य साहित्यों की रचना की है। जैसा कि नाम से आपको पता चलता होगा कि एक ऐसे साहित्य जिनकी रचनाएं एक तुकबंदी में की गई हैं, एक काव्य के रूप में की गई हैं, इस प्रकार के साहित्य काव्य साहित्य कहलाते हैं। जैसे कि महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी, इसी प्रकार से महर्षि जो पाणिनि थे इनकी अष्टाध्यायी पर आगे चलकर ऋषि पतंजलि ने जो टीका टिप्पणियाँ की हैं, महाभाष्य लिखे हैं, व्याकरण संबंधी जो संस्कृत साहित्य लिखे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है साहित्य तो फला फूला है बल्कि साथ साथ जो दरबारी संस्कृति है उसके बारे में भी इसमें प्रचुर मात्रा में वर्णन किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के जो राजा थे उन्होंने किस प्रकार से बड़े बड़े जो लेखक थे उनको संरक्षण प्रदान किया। इसके साथ साथ जब आप काव्य साहित्य की चर्चा करते हो या फिर भारतीय साहित्य की चर्चा करते हो तो इसका जो स्वर्णिम काल था वो था गुप्त काल। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, इन्हें सम्मान दिया गया है। तो ऐसे में गुप्त काल में काव्य जो है वो एक परंपरा की पहचान बन चुकी थी। इसके साथ साथ गुप्त काल में योग्य और प्रतिष्ठित लेखकों को क्या करा जाता था, दरबार में उचित स्थान दिया जाता था। बड़े पैमाने पर इस दौरान कवियों ने नाटकों और कविताओं की रचना की, जैसा कि रोमिला थापर बताती भी है कि संस्कृत में कविता और गद्य जो बड़े पैमाने पर स्थापित हुए, बड़े पैमाने पर लिखे गए, बड़े पैमाने पर निर्माण किए गए, ये सब गुप्त काल के दौरान सबसे ज़्यादा हुआ। इन रचनाओं में कई इतिहासकारों का नाम आता है और इसके साथ साथ ये रचनाएं जो हैं भारत के विभिन्न शहरी पृष्ठभूमि को दिखाती हैं। जैसे कि आपको तक्षशिला के बारे में पता चलेगा, मथुरा के बारे में पता चलेगा, शिशुपालगढ़, महास्थान, नागार्जुन कोंडा, कावेरीपट्टनम जैसे बड़े बड़े नगरों के विशिष्ट नगरीय जीवन के बारे में भी आपको इन साहित्यों से पता चलेगा। तो आगे चलकर हम कुछ चरित्र साहित्य की भी बात करेंगे, जैसे हर्षचरित जो कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है। इसी प्रकार से अश्वघोष की बुद्ध चरित्र जिसमें उन्होंने वज्र सूची नामक एक बौद्ध कविता भी लिखी है और ब्राह्मणों और उनकी सामाजिक व्यवस्था की आलोचना भी की है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर काव्य साहित्यों की रचना की है। लाइक डैट भारवी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किरायता अर्जुनीय। इसी प्रकार से माघ ने कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे शिशुपाल वध हो गया, भट्टी काव्य हो गया। इसी प्रकार से भवभूति ने मालती माधव की रचना करी है। तो ये कुछ राइटर्स हैं जिनकी यहाँ पर बुक के नाम दिए गए हैं। काव्यात्मक और गद्य शैली की जब हम बात करें, देखो काव्यात्मक शैली क्या है, तो काव्यात्मक शैली है कि आप तुकबंदी में लिख रहे हो, कविता के रूप में लिख रहे हो, और गद्य का मतलब क्या है, आप एक पैराग्राफ में लिख रहे हो, जैसे कि गद्य लेखन आपके सामने ही लिखा हुआ है पैराग्राफ। तो अक्सर जो महाकाव्य और पौराणिक कथाएं जो थीं
इसे काव्यात्मक और गद्य शैलियों में लिखा जाता था। हालांकि इनकी जो विषय वस्तु थी ये बहुत अलग होती थी। इनमें बड़े पैमाने पर दरबारी शैली में लिखी गई थी और साहित्यिक गुणों से भरपूर होती थी। साहित्यिक गुणों का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर इसमें भाषा का उचित प्रयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, व्याकरण का खास तौर पर ध्यान रखा जाता था। अलंकार और समासों का प्रयोग किया जाता था। अलंकृत भाषा होती थी और इसके साथ साथ चूंकि राज दरबार द्वारा इनमें संरक्षण दिया जाता था तो दरबारी शैली का उचित विवरण ये प्रस्तुत करती थी। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जो सक्षम और प्रतिभाशाली विद्वान थे, केवल सक्षम और प्रतिभाशाली विद्वान ही कुछ ऐसी रचनाओं की रचना कर सकते थे। इसके अलावा कोई छोटा मोटा व्यक्ति इन रचनाओं की रचना नहीं कर सकता था। देखो, चैप्टर हार्ड इसलिए हो जाते हैं ये वाले क्योंकि इसमें नाम बहुत सारे हैं और हमें वो याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है अगर हम उसका लगातार रिवीजन ना करें तो इसलिए लगातार आप रिवीजन करिए तो इसके नाम आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। इस दौरान जितने भी काव्य साहित्यों की रचना की गई, ये अधिकांश जो थे वो किस विषय पर लिखे गए थे, प्रश्न ये उठता है। तो इनमें से अधिकांश जो नाटक थे या अधिकांश काव्य साहित्य थे ये प्रेम प्रसंग युक्त या फिर हास्य प्रधान नाटक थे। या तो इनमें प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया था या फिर ये क्या कहते हंसी के माध्यम के नाटक थे। इन्हें एक जोक टाइप से लिखा जाता था, हास्यास्पद रूप से लिखा जाता था। दुखद कहानियां नहीं थी, शायद इसलिए कि उस समय जो रंगमंच का उद्देश्य था ना वो मनोरंजन था। इसलिए ना जो सैड स्टोरी थी उस टाइप के नाटक नहीं लिखे जाते थे, सैड स्टोरी टाइप की जो कविताएं थी वो नहीं लिखी जाती थी, बल्कि प्रेम प्रसंग और हास्य युक्त चीज़ें लिखी जाती थी। जैसे कि एक बहुत बड़े नाटककार रहे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है इतिहास में, जिनका नाम है शूद्रक। शूद्रक जो कि शाही वंश से थे, इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है मृच्छकटिका। जिसकी मूल कहानी में एक गरीब ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त है और एक सुंदर युवती है जो कि सुसंस्कृत है, निपुण है, संपन्न है, जिसका नाम है वसंत सेना। तो चारुदत्त जो हैं वो वसंत सेना से प्रेम करेंगे और इस प्रेम का वर्णन मृच्छकटिका में लिखा गया है और ये मृच्छकटिका किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। इसी प्रकार से एक कवि थे विशाखा दत्त, इनकी भी एक बहुत किताब फेमस है हिस्ट्री में, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो लिखी है वो किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है, जिसमें उन्होंने मौर्य वंश द्वारा नंद वंशों का किस प्रकार से पतन किया गया इसके बारे में वर्णन किया है। यानी कि नंद वंश की सत्ता गई और मौर्य वंश की सत्ता आई। ये बात आपको कौन सी किताब में मिलेगी? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में। किताब का नाम होगा मुद्रा राक्षस और लेखक होंगे कौन? विशाखा दत्त है। इसी प्रकार से आप अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लो, जिसमें आपको मौर्य साम्राज्य का बड़े विस्तृत रूप से वर्णन मिलेगा। और ये किसने लिखी है? आप सभी को पता है, ये लिखी है कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से विशाखा दत्त ने एक किताब लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, जो कि गुप्त राज साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के सत्ता में आने की कहानी बताती है। गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, वो सत्ता में किस प्रकार से आए, इसकी कहानी आपको देवी चंद्रगुप्तम में मिलेगी, जिस किताब का लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग टाइप के जो इतिहासकार रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो लेखक रहे हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से उस समय अपने संरक्षणकर्ताओं का वर्णन किया या प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया। आज वही किताबें, आज वही साहित्य हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत बन चुके हैं। इसी प्रकार से पंचतंत्र की कहानियों की रचना की गई, जिसमें एक युवा राजकुमार को दुनिया के तौर तरीके से अवगत कराने की दृष्टि से लिखी गई है कि एक युवा राजकुमार समाज का ज्ञान कैसे प्राप्त करे, तो सामाजिक ज्ञान उसे पंचतंत्र की कहानियों में मिलेगा। इसी प्रकार से एक किताब है वासवदत्ता, जो कि सुबंधु ने लिखी है और ये अपनी साहित्यिक गुणवत्ता के लिए बहुत ही फेमस किताब है। इसी बाण भट्ट ने राजा हर्ष की जीवनी के साथ साथ एक काल्पनिक प्रेम प्रसंग युक्त उपन्यास भी लिखा है, जिसका शीर्षक है कादम्बरी। तो जब आप कादम्बरी पढ़ोगे तो ये प्रेम प्रसंग युक्त एक बहुत ही अच्छा नॉवेल है। ठीक है भाई। जैसा कि रोमिला थापड़ टिप्पणी करती हैं कि इसका कथानक इतना ज़्यादा जटिल है कि पढ़ने वाला कई बार ना पढ़ते पढ़ते इस नॉवल से बिल्कुल बाहर हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। तो देखो, रीज़न ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हम ना एक लाइन से एक रेखीय चीज़ में हम अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे कथानक होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनके आसपास कहानियाँ घूमती हैं। तो ऐसे में कई बार ना पाठक भटक जाता है, यानी कि पढ़ने वाला कई बार भटक जाता है, ऐसा रोमिला थापर का कहना है। इसी प्रकार से कथा सरिस सागर, यानी कि जो कहानियों का महासागर है, 11वीं शताब्दी में सोमदेव द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हमें दरबारी संस्कृति और लोक विषयों के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से राजशेखर की एक किताब है कर्पूर मंजरी और कृष्ण मित्र, जिसमें हमें बड़े बड़े पैमाने पर नाटकों के माध्यम से संवादों को किस प्रकार से लिखा जाता था ये पता चलता है। इसमें बौद्ध और जैन भिक्षुओं व भक्तों पर व्यंग किया गया है।
आगे हम अब बढ़ेंगे कि दरबारी संस्कृति के बारे में कैसे काव्य वर्णन करते हैं। तो देखो, ज़्यादातर जो दरबारी संस्कृति है वो काव्य शैली में लिखी गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो कवि थे उन्होंने अपने जो महाराज थे, अपने जो राजा थे, उनके जो संरक्षणकर्ता थे, उनकी प्रशंसा में बहुत सारी कविताओं की रचना करी, जिन्हें हम प्रशस्ति के नाम से कहते हैं, जानते हैं। तो जो प्रशस्ति रचनाएं थीं, जो ये राजाओं के प्रशंसा में लिखे गए लेख थे, इनसे हमें दरबारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, कई बार इसे ना बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था और ये प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती थी कि जो हमारा राजा है वो सबसे संपन्न राजा है। जैसे कि अश्वघोष के नाटक को आप जब पढ़ोगे तो उसमें बड़े पैमाने पर यह बताया गया कि मध्य एशिया के तूफान में दूर दूर तक कई सारे मठ पाए जाते थे। तो जिससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग सुनने वाले हैं, उनकी जो रुचि थी वो बौद्ध विषय के बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रही होगी। इसी वजह से उसने क्या करा, बौद्ध विषयों का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया, क्योंकि जिस प्रकार के श्रोता होते हैं उसी प्रकार का लेखक होता है। लेखक वही सुनाना चाहता है जो श्रोता सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक नाटककार थे भास, जिन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक की रचना करी थी जिसका नाम क्या था, स्वप्न वासवदत्तम, जिसमें उन्होंने एक दरबारी की मनोदशा के ऊपर जानने का प्रयत्न किया है कि एक दरबारी के मन के भाव किस प्रकार से होते हैं। इसके साथ ही साथ भास के नाटकों में, महाकाव्यों में प्रेम लीला बड़े पैमाने पर वर्णन किया जाता था, जिसमें वो राजाओं के कारनामों को बताता था और जो साधारण लोग थे सुनकर आनंदित होते थे कि देखो, वैसे भी जो प्रेम प्रसंग युक्त काव्य रहे हैं, नाटक रहे हैं, उसके बारे में जानने की लोगों को ज़्यादा इच्छा रही है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ के सबसे महान लेखक, जिनका साहित्यकार, जिनका नाम है कालिदास। तो जब हम सब कालिदास की बात करते हैं तो इनके नाम से आगे आपको महानतम और सबसे असाधारण संस्कृत कवि लगाना ही पड़ेगा। इन्हें उपाधियां देनी ही पड़ेंगी आपको, क्योंकि अगर संस्कृत साहित्य को फलने फूलने में किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो रहा है कालिदास का, जिन्होंने संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और साथ ही साथ अपने नाम को भी बढ़ाया। चौथी शताब्दी के अंत और पाँचवीं शताब्दी की शुरुआत में वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अगर हम कालिदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम जैसे नाटक, और रघुवंशम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूतम जैसी कई काव्य रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। जब हम इनको अध्ययन करते हैं तो जो अभिज्ञान शकुंतलम था, ये शकुंतला और उसके प्रेमी राजा दुष्यंत के बारे में कहानी बता रहा है कि किस प्रकार से शकुंतला दुष्यंत को प्रेम कर रही है और आगे चलकर उनका पुनर्मिलन हो रहा है, जो कि प्राचीन भारतीय साहित्य और मंच कला की सर्वोच्च उपलब्धि है। वहीं जब हम उनके नाटक मेघदूतम की बात करते हैं तो मेघदूतम जो है, माफ़ कीजिएगा नाटक नहीं कविता है, मेघदूतम को संस्कृत में लिखी गई अब तक की सबसे उत्कृष्ट कविता के रूप में माना जाता है। ये एक दीर्घ यानी कि लंबी गीतात्मक कविता है जिसमें नेचर के बारे में बताया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम को विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ अगर 100 साहित्यिक रचनाओं की बात करोगे तो उनमें से एक माना जाता है। मेघदूतम की रचना 100 से अधिक छंदों में गीतात्मक रूप से की गई है। यह साहित्यिक चमत्कार से कम नहीं है। इसमें प्रेम का भी वर्णन है, दाम्पत्य भक्ति का भी वर्णन है, अपनी प्यारी पत्नी से अलग होने की पीड़ा को भी इसमें दिखाया गया है। ये मानवीय भावनाओं को दिखा रही है और प्रकृति के माध्यम से इसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। कालिदास द्वारा जो उपमाएं प्रयुक्त की गई हैं वो पाठकों और श्रोताओं को अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं कि हाँ भाई, आप इस लाइन को पढ़ने के बाद अगली लाइन भी पढ़ो। तो इस प्रकार से जब आप कालिदास के काव्यों की रचना देखते हो तो प्रेम प्रसंग के साथ साथ दरबारी संस्कृति के बारे में बता रही हैं। और अगर हम अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है, जो कि अब तक की विश्व भर में अगर वर्ल्ड लेवल पर देखोगे और टॉप 100 साहित्यिक रचनाओं में से एक देखोगे तो अभिज्ञान शकुंतलम का नाम आता है। और जब आप मेघदूतम की रचना, मेघदूतम को पढ़ते हो तो मेघदूतम में आपको पता क्या पता चलेगा, विरह के कविताएं पता चलेंगी और इसके साथ ही साथ यक्ष अपने प्रेम का वर्णन करेगा, जहाँ नेचर के माध्यम से इसे दिखाया जाएगा। क्लियर है भाई। अब आगे देखो, आगे है राजाओं द्वारा काव्य। तो देखो, लेखकों द्वारा तो लिखा ही गया, लेकिन कई बार कुछ राजा भी इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली होते थे कि वो खुद अपनी जीवनियाँ लिखते थे और कई बार बहुत सारे ग्रंथों की रचना करते थे। तो ऐसे काव्य जो राजाओं द्वारा लिखे गए हैं वो राजाओं द्वारा लिखे गए काव्य कहलाते हैं। तो कई बार राजा सक्षम होते थे, प्रशासक होते थे और साथ ही साथ लेखक भी होते थे। जैसे कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है राजा हर्षवर्धन का। तो राजा हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसी जो साहित्यिक कृतियां हैं इनको लिखा है, जिससे पता चलता है वो कितने ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। लेकिन
इतिहासकारों की एक शाखा का ये मानना है कि ये जो राजा थे ना, ये पूरा पूरा साहित्य खुद नहीं लिखते थे, बल्कि ये लेखकों से लिखवाते थे और उसमें कुछ अंश जोड़ देते थे। और वो इसलिए अपना नाम लिखवाते थे ताकि उनकी प्रसिद्धि आगे चलकर बनी रहे। हालांकि इतिहासकारों की एक शाखा ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ राजा इतने सक्षम होते थे कि वो अपनी जीवनियाँ स्वयं लिख सकते थे। तो कुछ इतिहासकार राजाओं के लेखक होने पर संदेह करते हैं, और कुछ इतिहासकार लेखक होने पर संदेह नहीं करते हैं राजा के। वो कहते हैं कि राजा इतना सक्षम हो सकता है कि वो लिख सके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में ना सिर्फ हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में, बल्कि इसी प्रकार से एक और राजा है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि उत्तर पल्लव राज्य के से संबंधित थे। और इन्होंने भी अपनी कुछ किताबों का वर्णन किया था, किताबों को लिखा था। उन्होंने एक हास्य नाटक जिसका शीर्षक था मत्तविलास प्रहसन, ये उन्होंने लिखा था। तो अगर हर्षवर्धन की बात करोगे तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, और महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करोगे तो इन्होंने एक हास्य नाटक लिखा था मत्तविलास प्रहसन। ठीक है भाई। और इतिहासकार राजाओं को क्या कहते हैं? राजाओं को कुछ इतिहासकार लेखक मानते हैं और कुछ इतिहासकार उन्हें लेखक नहीं भी मानते हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत के काव्यों की बात करेंगे। और जब आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हो तो अगर आप मैप में वो हिस्सा देखोगे तो गुजरात से नीचे का हिस्सा आएगा। पहले मैं मैप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। ये वाला हिस्सा जो भारत का है, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। चूंकि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरी हुई चीज़ होगी उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और जो तीनों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो देखो, जब आप यानी कि साउथ इंडिया के इतिहास की बात करोगे तो वहाँ के भी बहुत सारे महाकाव्य हैं जिससे हमें प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है। और इनमें से सबसे जो प्रमाणिक स्रोत है वो है संगम साहित्य। तो संगम साहित्य की जब हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि संगम साहित्य की रचना कवियों द्वारा की गई है। कवियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, ऐसे 3 सम्मेलन हुए थे। और इन सम्मेलनों में बड़े पैमाने पर उस समय की दरबारी संस्कृति, सामाजिक स्थिति और वहाँ की गतिविधियों के बारे में, वहाँ के नेचर के बारे में वर्णन किया गया है। संगम साहित्य की बात करें तो ये सबसे शुरुआती साहित्यिक स्रोतों में से एक है, जो कि हमें तमिलहम, तमिलकम यानी कि शुरुआती दक्षिण भारत के लिए जो शब्द यूज होते थे, शुरुआती दक्षिण भारत के लिए तमिलहम शब्द यूज होता था। और वहाँ के विस्तृत जानकारी जो हमें है वो संगम साहित्य से मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था। और इसमें जो छोटे छोटे और दीर्घ काव्यों का संग्रह किया गया, यानी कि कुछ कविताएं छोटी हैं और कुछ बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हैं। कई कविताओं में ये वर्णन किया गया कि किस प्रकार से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर धावा बोलते थे, लूट मचाते थे। कुछ कविताओं में हमें दुल्हन के अपहरण और कब्जा करने के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ रचनाएं इस प्रकार से लिखी गई हैं जो वीरता का प्रदर्शन करती हैं, योद्धाओं और लड़ाइयों के बारे में बताती हैं, कुछ प्रमुख योद्धाओं और राजाओं के नाम बताती हैं, सैन्य कारनामों के बारे में बताती हैं, विजय अभियानों के बारे में बताती हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताती हैं। तो जो संगम साहित्य की बात आप करोगे तो एक तरीके से दक्षिण भारत की राजनीतिक व्यवस्था को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत हो जाती हैं। जैसे कि कई किंवदंतियों को इसमें शामिल किया गया है कि राजाओं के द्वारा 3 सम्मेलन हुए थे और इन 3 सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े कवि शामिल हुए थे। ये मान के चलो दक्षिण भारत के लगभग सारे बड़े कवि शामिल हुए थे इन 3 सम्मेलनों में। और इन्होंने काव्य रचनाओं की क्या करी थी? रचना की थी। लेकिन जो शुरुआती 2 सम्मेलन हुए थे उसमें जो रचनाएं हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा मामला क्या है, गड़बड़ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में खो गई हैं। ऐसे में जो अंतिम सम्मेलन हुआ था सिर्फ उसी की कविताएं हैं। और इन कविताओं में आप देखोगे तो ये छोटी मोटी कविताएं नहीं है, ये 8 संकलन में है और 30,000 से ज़्यादा इनमें पंक्तियां हैं, जिससे हमें साउथ इंडिया के भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है, उनके नेचर का वर्णन भी मिलता है। इन कविताओं में अगर हम बात करें दक्षिण भारत की तो ये माना गया है कि 5 क्षेत्रों में इन्हें बांटा गया है, जिन्हें हम 5 त्रिणय या तिनय परंपरा कहते हैं। यानी कि दक्षिण भारत का जो स्थिति है उसे भूगोल के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले है कुरुंजी। कुरुंजी वो क्षेत्र था जो जंगल और पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग शिकारी थे और झूम कृषि करते थे। दूसरा क्षेत्र था मुल्लई, ये निचली पहाड़ियों का क्षेत्र था और पतले जंगल थे यहाँ पर। यहाँ के लोग पशुपालक थे और स्थानांतरित खेती करते थे। तीसरा क्षेत्र था मरुतम, जिसे हम उपजाऊ कृषि मैदान कहते हैं। यहाँ पर चावल की खेती दबा के होती थी और हल्का उपयोग भी किया जाता था। चौथा क्षेत्र था नेतल, जो कि समुद्री तट के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ पर मछुआरे होते थे, नमक बनाने वाले होते थे, मोती निकालने वाले लोग होते थे और गोताखोर होते थे। इसके साथ ही साथ जो 5वां क्षेत्र था वो था पालई, जो कि शुष्क भूमि थी और ये रेगिस्तानी इलाका था। तो इसलिए यहाँ के लोग जो थे वो लुटेरे थे, क्योंकि उन्हें कृषि जैसे जो उत्पाद उसे प्राप्त करने के लिए मैदानी इलाकों पर आक्रमण करना पड़ता था। तो इस प्रकार से जब आप संगम साहित्य के बारे में पढ़ोगे तो दक्षिण भारत को 5 भागों में बांटेगा और इन 5 भागों के क्या नाम होगा? कुरुंजी, मुल्लई, मरुतम, नेतल और पालई।
कुरुंजी क्षेत्र कौन सा होगा? जो जंगल और पर्वतीय क्षेत्र होंगे। मुलई निचली पहाड़ियों वाला क्षेत्र होगा। मरुतम आर्द्र भूमि होगी। नेतल समुद्री तट के आसपास। और पाले शुष्क भूमि, जिसे इस टाइप से नक्शे में दिखाया गया अलग अलग कलर से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो संगम साहित्य की बात करोगे तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये धार्मिक साहित्य नहीं है, बल्कि इसमें नायकों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं, नायिकाओं की प्रशंसा की गई है, इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। अब हम संगम युग के बाद उत्तर संगम युग की बात करते हैं। तो उत्तर संगम युग की बात करोगे तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर तमिल भाषा में जो है गीत और महाकाव्यों की रचना होगी, जिससे जो तमिल भाषा ना सिर्फ फलेगी फूलेगी बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जाएगी। ये भी माना जाता है कि जो तमिल भाषा है ये विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। ज़्यादातर जो साहित्य लिखे जाएंगे वो उपदेशात्मक होंगे, जैसे कि कुराल और नालडियार, जो अक्सर जैन प्रेरणा और परंपरा में आधारित होते थे, उनका पाठ किया जाता था। यानी कि जो कुरल है और जो नालडियार है, इस प्रकार के जो ग्रंथ थे ये जैन परंपरा पर आधारित थे। इसी प्रकार से शिलप्पाधिकारम और मणिकेलई नामक दो विस्तृत तमिल महाकाव्य हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर हमें तमिल इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि एक व्यापारी परिवार से आने वाले चितलई चितनार थे, जिन्होंने शिल्पादिकरम की रचना की थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कहानियों के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था? कन्निकी था। जिसका नाम क्या था? कन्निकी था। और ये जो कन्निकी थी, इसे कन्निकी के नाम से भी जाना जाता है। कहानी के अनुसार क्या हुआ, एक बार रानी की ना पायल चोरी हो गई। रानी की पायल चोरी को होने के बाद कन्निकी के पति कोवलन पर इल्जाम लगाया गया और उसे बिना मुकदमे के राजा के आदेश पर सिर कलम कर दिया गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे में जो कन्निकी थी उसने क्या करा, अभिशाप दे दिया और जो मदुरई शहर था वो देखते ही देखते क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ऐसे में जो कन्निकी थी उसे एक वफादार पत्नी के नाम से माना गया, एक सती के रूप में माना गया और आज उसे लोग देवी पत्नी के रूप में पूजा करते हैं। तो जब आप शिल्पादिकरम की अध्ययन करोगे, शिल्पादिकारम जो ग्रंथ है उसको पढ़ोगे, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है चितलाई चितनार, जो कि एक व्यापारी परिवार से आते थे। और इस कहानी में नायिका कौन है? उसका नाम है कन्नगी, जिसके पति पे पायल चोरी का आरोप लगेगा और मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ऐसे में इसकी हाय लगेगी और क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। आगे चलकर इसे देवी के रूप में पूजा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे महाकाव्य हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का वर्णन करते हैं, जिससे हमें तमिल शास्त्र का ना सिर्फ पता चलता है बल्कि साथ ही साथ उस समय के कौन कौन से लोग उस समय फेमस होंगे उनके बारे में भी पता चलता है। क्लियर है भाई? इसके अलावा इनसे हमें शहरी जीवन और ग्रामीण गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है कि गांव में कौन सी गतिविधियां होती थी और शहरों में कौन कौन सी गतिविधियां होती थी। जैसे कि चाहे आप शिल्पादिकारम का अध्ययन कर लो, चाहे मणिकेलई का अध्ययन कर लो, दोनों हमें शहरी जीवन के बारे में बताते हैं, बंदरगाह और व्यापारियों के बारे में भी बताते हैं, यवन शासकों के बारे में भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि प्राचीन भारत में बड़े पैमाने पर व्यापारीकरण होता होएगा। आगे हम चरित्र साहित्य का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम हर्षचरित का अध्ययन करेंगे और बुद्ध चरित्र का अध्ययन करेंगे और रामचरित का अध्ययन करेंगे। तो जब आप चरित्र साहित्य की बात करते हो तो ज़्यादातर चरित्र साहित्य हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। एक राजा की कहानी बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एक राजा के जीवन में दुख आते हैं और वो उन दुखों को पार करके एक नायक बन जाता है। अक्सर ये ग्रंथ किसी विशेष मुद्दे के बारे में या किसी एक विशेष कहानी के आसपास ही घूमते हैं, जिन्हें हम चरित्र साहित्य कहते हैं। कुछ चरित्र साहित्य की जब आप बात करोगे तो सबसे पहला नाम आता है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हर्षचरित। बाणभट्ट की बात करो तो बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के महाकवि थे, राजकवि थे। इन्होंने उनकी प्रशंसा में हर्षचरित का वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से उनके राजा हर्ष ने अपने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा और अपने सभी विरोधियों को चुनौती दी और फिर वो सिंहासन पर बैठ गए। हालांकि हर्षचरित को पढ़ने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि उत्तराधिकार के नियमों को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता था। उसका रीज़न ये था क्योंकि बड़ा बेटा ही राजा बन सकता था, लेकिन राजा हर्षवर्धन अपने पिता के छोटे बेटे थे। इसी प्रकार से विक्रमाक देवचरित जब आप पढ़ोगे तो ये कल्याण के चालुक्य शासक विक्रमादित्य की कहानी है, जो कि बिल्हड़ द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से जब आप रामचरित को पढ़ोगे तो संध्याकर नंदिन द्वारा लिखी गई है। इसमें पाल राजा रामपाल के बारे में वर्णन किया है कि उन्होंने किस प्रकार से कैवर्तों के विद्रोह को कुचला है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया जाएगा। तो हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने। विक्रमांक देवचरित किसने लिखा है? ये लिखा है बिल्हड़ ने। और रामचरित किसने लिखा है? ये लिखा है संध्याकर नंदिन ने। ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ चरित्र और अभिलेखों में राजा को विष्णु या शिव के अवतार के रूप में भी दिखाया जाता था। कुछ चरित्र और अभिलेखों में राजा की देवताओं से तुलना की जाती थी। उसका रीज़न ये था ताकि जो जनता है वो उनके अंतर्गत
अंधभक्ति करे और जनता जो है वो उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करे। जैसे कि कल लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि वास्तव में सही स्थिति के बारे में बताती हैं, जैसे कि कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी किताब लिखी थी उसमें हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। आगे चलकर आप जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा। तो अब चलिए जानते हैं कि हर्षचरित में क्या लिखा गया है। तो हर्षचरित जैसा कि हर्ष का जीवन है, राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है कि राजा हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश से संबंधित हैं और इस चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। एक शासक की जो पहली जीवनी है वो हर्षचरित को ही माना जाता है कि एक जीवनी के रूप में जो लिखा गया है सबसे पहले वो हर्षचरित ही लिखा गया है। इसके अलावा ये जो लिखा गया है ये प्रशस्ति शैली में लिखा गया है। प्रशस्ति शैली का मतलब होता है कि कवि इस शैली में लिखेगा जो कि राजा की प्रशंसा के रूप में होएगी, वो इसमें राजा की आलोचना नहीं करेगा। हर्षचरित पढ़ने के बाद वो बताएगा कि किस प्रकार से राजा हर्षवर्धन ने सिंहासन पर कब्जा किया और अपनी सत्ता को लीगल दिखाया। इस प्रकार से वो यही बताएगा कि कश्मीर में विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए जो है विभिन्न प्रतिभाशाली और निपुण लेखक रहे हैं, जैसे कि बिल्हड़ को संरक्षण मिला, जिन्होंने रोजगार और धन और प्रोत्साहन की तलाश करी और आगे चलकर उन्होंने एक किताब लिखी विक्रमांक देव चरित। तो बिल्हड़, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ की गई है जो हमने पहले बता दिया आपको। बुद्ध चरित की बात करोगे जब आप, तो बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित किसने लिखा है भाई? तो बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है और ये एक काव्यात्मक रूप में है। ये ग्रंथ आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक जीवनियाँ हैं। इसी प्रकार से आप रुद्रदमन शासक के बारे में उसके जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त कर सकते हो सारी की सारी कहानियाँ। तो देखो यहाँ पर ना फैक्ट बहुत सारे हैं, जितने ज़्यादा फैक्ट आप याद कर सकते हो उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ ये बताया गया है जब आप बुद्ध चरित्र का अध्ययन करोगे कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, उसका प्रजा के प्रति जो है वो क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो एक आदर्श राजा के खाके के रूप में जो प्रशस्ति है वो ये बताती है। प्रशस्ति मैंने बताई दिया आपको, जो प्रशंसा में लेख लिखे जाते हैं। इसके अलावा राजाओं, राज्यपालों और प्रमुखों की जो है वो देवताओं से तुलना शुरू की जाती है, हालांकि ज़्यादातर नहीं लेकिन फिर भी की जाती है। बहुत सारे राजाओं ने तो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगा दी थी, जैसे कि जो कुषाण राजा हैं उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। हालांकि इन्होंने ना जो है मंगोल वंश के राजाओं से कॉपी किया था। अश्वघोष ने संस्कृत के प्रयोग बड़े अच्छे से किए हैं अपनी काव्यों में। आगे चलकर धीरे धीरे संस्कृत जो है वो पसंदीदा भाषा बन गई थी, लेकिन जो बौद्ध धर्म विकसित हुआ वो पाली भाषा में विकसित हुआ, क्योंकि पाली जो थी वो स्थानीय लोगों की भाषा थी। इसी प्रकार से रामचरित के बारे में जब अध्ययन करोगे तो रामचरित किसके द्वारा लिखा गया है? संध्या का नंद के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक पाल राजा का वर्णन किया गया है जिनका नाम है रामपाल। इसमें यह बताया गया है कि रामपाल ने कितनी चतुराई से अपने सामंतों के विद्रोह से निपटा और किस प्रकार से उसने कैवत विद्रोह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके साथ साथ उसकी राजनीतिक घटनाओं को थोड़ा सा इसमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जब आप साहित्यिक कृतियों को पढ़ोगे तो इसमें बड़े पैमाने पर अलंकृत किया गया है, इन्हें ग्रामेटिकल रूप से बहुत अच्छे से सजाया गया है और कुछ किताबों का वर्णन भी आगे हमारे किया गया है। तो जैसे कि आप देखोगे कि जितने भी हमने अब तक किताबें पढ़ी हैं वो ना सिर्फ दरबारी संस्कृति के बारे में बता रही हैं बल्कि साथ साथ प्रेम प्रसंग और हास्यपद रूप में बता रही हैं। जब हम सामान्य युग की शुरुआती शताब्दियों की बात करेंगे तो ज़्यादातर संस्कृत साहित्य भी हमें मिलेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि उच्च वर्ग की जो भाषा थी वो संस्कृत ही भाषा बन चुकी थी। ऐसे में जितने भी नाटक थे, जितनी भी कविताएँ थी, ज़्यादातर संस्कृत में लिखी गई थी। नाटकों में ऊँची हैसियत वाले संस्कृत बोलते थे और शूद्र और महिलाएं जो थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी। हालांकि ज़्यादातर जो लोकप्रिय नाटक रहे वो संस्कृत में रहे। कुछ किताबें हैं, जैसे हाल ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। ये ज़्यादातर प्रेम और उससे मिलने वाले आनंद के विषय में छोटी छोटी कविताएं हैं जो अविवाहित या विवाहित महिलाओं द्वारा उनके विचारों को दिखाती हैं। कुछ भावुक हैं तो कुछ कामुक हैं। ऐसी एक है किताब सेतुबंध जो कि प्रवर सेन द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सारी किताबों के नाम ही लिखे गए हैं, जिसे रावण वाहो भी कहा जाता है, जिसमें भगवान राम द्वारा लंका की घेराबंदी का वर्णन किया गया है। ऐसी वाक्यपति की एक किताब है जिसका नाम है गौड़वाहो। ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन की जीवनी है। इसी प्रकार से कर्पूर मंजरी जो कि राजशेखर द्वारा लिखी गई है, ये एक काल्पनिक कथा है जो कि ये माना जाता है कि राजा ने अपनी पति अवंती सुंदरी को खुश करने के लिए लिखा था। इसके साथ साथ रचनात्मक साहित्य की जब आप बात करोगे तो इस समय उस समय की भाषा के बारे में पता चलता है, उस समय की संस्कृति के बारे में पता चलता है, वंशावली के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कौन से वंश शासन कर रहे थे, वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं कौन थी, केंद्रीय स्थान क्या थे, शहरी संस्कृति क्या थी, ग्रामीण संस्कृति क्या थी, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। जिससे हमें भाषाओं की बहुलता के बारे में पता चलता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं थी। उच्च वर्ग की भाषा भले ही संस्कृत हो, लेकिन अन्य क्षेत्रों में संस्कृत भाषा नहीं चलती थी। जब आप तमिलहाम की बात करोगे तो वहाँ पर तमिल बड़े पैमाने पर चलती थी। इसी प्रकार के से भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में प्राकृत भाषा बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती थी, जो कि आम जनता की भाषा मानी जाती थी।
जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में जैन ग्रंथ पामचरियम का अध्ययन किया था, विमल सूरी उसके लेखक थे। तो इससे ये पता चलता है जो साहित्यिक रचनाएं थी उसमें एक रूपता नहीं थी, अलग अलग साहित्यिक रचनाएं जो थी वो अलग अलग दृष्टिकोणों को दिखा रही हैं, जिससे हमें लेखकों के दृष्टिकोणों के बारे में भी पता चल रहा है। इसके अलावा इस दौरान बहुत सारे जो जैन विद्वान होंगे, बौद्ध विद्वान होंगे, ब्राह्मण विद्वान होंगे, ये बहुत सारे नाटक, कविताओं, साहित्य, टीकाएं, चूर्णियों, इन सब की रचना करेंगे, जिससे हमें न सिर्फ उन परंपराओं का पता चलेगा बल्कि साथ साथ प्रारंभिक भारतीय साहित्य के बारे में भी पता चलेगा। तो आई होप सो इस चैप्टर से आप कोई भी प्रश्न आ जाए उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर का सारांश दिया गया है और चैप्टर ये यहीं पर ख़त्म होता है। देखो चैप्टर ना बहुत ज़्यादा लेंथी है, अगर आप इनको ना डिस्कस करने बैठोगे तो मिनिमम ना 2 से ढाई घंटे का एक लेक्चर बनेगा। तो एक ही दिन बाद एग्ज़ाम है आपका, तो इतने विस्तृत रूप से अभी तो फिलहाल चर्चा नहीं की जा सकती है। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे अगर कोई चीज़ छूट जाए तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।